आज से हमारा क्लास 7 शुरू होने वाला है। क्लास 6 हो गया ऊपर। क्लास 6 में हमको लगता है टोटल कितना 5 चैप्टर हुआ ना। अब क्लास 7 का चैप्टर 1 क्या है? इन्वायरमेंट। चैप्टर 1 क्या है क्लास 7 का? इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट सर्व्स एज द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, offering the vital elements necessary for sustaining life, including air we inhale, the water we consume, the food we partake in, and the land that serves as our habitat। ये सारा चीज़ जो है हमको इन्वायरमेंट में पढ़ना है। अब अगर बोलेगा नेचुरल, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएगा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल। ठीक। अब इसमें पहले देख लो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होगा? तो इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक में क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। फिर आता है एबायोटिक। एबायोटिक क्या हो गया? उसमें नॉन लिविंग हो गया एलिमेंट, जैसे ज़मीन हो गया, लैंड। तो बायोटिक एबायोटिक देख लीजिए। अब है कि हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, इज मेड ऑफ रॉक, मिनरल एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर क्या है? तो हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। किस चीज़ का बना हुआ होता है? रॉक, मिनरल्स एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक, यही माउंटेन का शेप लेता है, यही प्लेट्यू का, प्लेन का, सबका यही लेता है। लिथोस्फीयर में हमको क्या मिलेगा? तो इसमें हमको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सारा जो चीज़ है, मतलब ऊपर का जो सतह, जंगल है, ग्रासलैंड हो गया, एनिमल टू ग्रेज, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, वैल्यूएबल मिनरल, सारा जो है लिथोस्फीयर का पार्ट है। फिर है कि डोमेन ऑफ वाटर जो है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा? डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एंड वेरियस बॉडीज ऑफ वाटर, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियंस। ठीक। अब इसमें कुछ ऐसा हमको दिख नहीं रहा है। द बायोस्फीयर, जैसे बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड इज फाउंड बाय द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। इट इज ए स्मॉल जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम टुगेदर टू सपोर्ट लाइफ। इकोसिस्टम क्या है भाई? तो इकोसिस्टम is a system that arises from the interactions between living organism as well as their interactions with the physical and chemical aspect of their environment. Not only living organism but interaction between living organism as well as their interactions with the physical and chemical aspect of their environment. These interactions involves the exchange of energy and materials, creating a web of connections within the ecosystem. इसमें देख लो एक चीज़ और कि इकोसिस्टम कैन रेंज फ्रॉम वास्ट रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन टू इवन ए स्मॉल पॉन्ड्स। सब इकोसिस्टम मतलब हो सकता है। इवन एक स्मॉल पॉन्ड भी है, क्या है वो? अपने आप में एक इकोसिस्टम है। बार्टर सिस्टम तो पता ही होगा। इट इज ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब सामान के बदले सामान, अदला बदली। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। ठीक, कह रहा है कि द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। एकदम सही है। दूसरा कहता है कि इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो ये भी अभी हम लोग पढ़े कि इंटरेक्शन ही है इकोसिस्टम। तो दोनों जो है सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिथोस्फीयर इज द हार्ड top layer of the earth that are found both over the continents and the ocean floors। अब बताओ, सही गलत? लिथोस्फीयर इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ that are found both over the continent and the ocean layers, ocean floor।
स्टेटमेंट 1 करेक्ट, लेकिन इसमें ध्यान देखिए कि ओशियन फ्लोर भी लिखा हुआ है, तो ये दिमाग में रखना है कि ओशियन फ्लोर पे भी लिथोस्फीयर रहेगा। दूसरा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है उसका एटमॉस्फेयर पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, उसी के वजह से बोलो कि एटमॉस्फेयर है। हाँ, मतलब ये नहीं बोलो कि उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं, बोलो कि वही है तो ये है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बिल्कुल सही। चलिए, इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। अब आगे हम लोग चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 कहता है इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर 2 क्या करता है, इनसाइड आवर अर्थ। क्या है भाई, देखिए क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड थीनेस्ट लेयर। दोनों चीज़ जाना है, आउटर मोस्ट भी है, थीनेस्ट भी है, लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर कोई बोले कि क्रस्ट का कितना है भाई मास, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशियन फ्लोर्स। ठीक ना। कॉन्टिनेंट्स में कितना है, 35 किलोमीटर तक, और ओशियन फ्लोर पे 5 किलोमीटर है। सिलिका एंड एल्यूमिना आर द प्राइमरी मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, दस इट इज रेफर टू एज सियाल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सियाल, सियाल सीमा नीफे, तो सियाल था सीमा और नीफे किसका था, ये था क्रस्ट का। सियाल सीमा था मेंटल और नीफे था कोर। ठीक ना। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, द इट इज रेफर टू एज सियाल एंड सियाल इसको बोला जाता है। द ओशियन क्रस्ट इज नेम्ड सीमा। ओशियनिक क्रस्ट जो है उसको सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अच्छा हाँ ठीक है, बिकॉज इट इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक ना, मतलब ये तीनों हमको लगता है कि क्रस्ट का ही है। ये जो है ना क्रस्ट मेंटल कोर जो है वो नहीं है। तो सियाल और सीमा हो गया। ओशियनिक क्रस्ट में क्या रहेगा, सीमा रहेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब आ जाओ मेंटल में। मेंटल, द मेंटल एक्सटेंड्स टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। ठीक, मेंटल जो एक्सटेंड करेगा डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। फिर आएगा कोर। कोर क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर which has radius of approximately 3500 kilometers. देखो इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ निकेल एंड आयरन। तो हम लोग जो बोल रहे थे सही है बोल रहे थे, मेरा मतलब कोई कंफ्यूज कर दिया तो कोर में क्या हो जाएगा, नीफे। ठीक ना, इसको नीफे बोलते हैं। निकेल एंड फेरस इसी में दे दिया ना, सियाल के बाद सीमा दे दिया क्रस्ट में ही, तो एक तरह से मेंटल का होगा क्योंकि इनर क्रस्ट ही मेंटल है ना। इट इज प्राइमरी नीफे का हो जाएगा कोर का। कोर का टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है एक्सेप्शनली हाई होता है, नो डाउट। अब आ जाओ रॉक एंड मिनरल्स में। ए रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल सबस्टांस दैट कंप्राइजेज द अर्थ क्रस्ट। The crust of the earth is composed of various varieties of rocks. Rocks can vary in size, color and texture. अब आ जाओ 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स में क्या हो जाएगा, इग्नियस। पहला क्या आ जाएगा, इग्नियस रॉक। 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर। इग्निस का मतलब क्या होगा, फायर। वंस द वोल्केनिक मैग्मा कूल्स डाउन it solidifies or hardens. These materials are known as igneous rocks or primary rocks. There are two distinct
वेराइटीज ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस का 2 टाइप होता है, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। अब आ जाइए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है? तो वे लावा मोल्टेन मैग्मा दैट कम आउट फ्रॉम द volcanoes reaches the earth's surface, it cools down and becomes solid, forming rocks called extrusive igneous rock। इसको बोलेंगे, ये हो गया एक्सट्रूसिव, जो बाहर निकला सॉलिड बन गया, रॉक वगैरह बन गया, उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। दीज रॉक्स हैव ए फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर लाइक बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। ठीक, अब है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सम टाइम मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अंदर ही जो है क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा, फॉर्मिंग रॉक कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अंदर जो हो जाएगा कूल डाउन, उसको क्या बोलेंगे, इग्नियस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दीज रॉक्स कूल डाउन स्लोली एंड हैव लार्ज ग्रेन्स लाइक ग्रेनाइट। याद रखना, यहाँ पे 2 बार हिंट दिया है। एक्सट्रूसिव में एक हिंट क्या दिया है कि दीज रॉक्स हैव ए फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर लाइक बेसाल्ट। ठीक, और इसमें दिया है इंट्रूसिव में कि दीज रॉक्स कूल डाउन स्लोली एंड हैव लार्ज ग्रेन्स लाइक ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट भी क्या है, इग्नियस रॉक है, और बेसाल्ट भी क्या है, इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट इज यूज टू मेक ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर प्रिपेयरिंग स्पाइसेस एंड ग्रेन्स। तो जो हम लोग मसाला सिलौट जिसको बोलते हैं, सिलहॉट, वो ग्रेनाइट का ही बनता है। अब है सेडिमेंट्री रॉक्स। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, उसका मतलब होता है सेटल डाउन। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होता है मीनिंग, सेटल डाउन। रॉक्स ब्रेक अपार्ट इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन दे रोल, क्रैक एंड कोलाइड विथ ईच अदर। दीज स्मॉलर पीसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ठीक, कैसे होता है, रॉक जो है जब आपस में टकराता है, जब वो रोल करेगा, क्रैक करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है, तो सेडिमेंट बनेगा। और इसमें क्या दिया हुआ है कि विंड, वाटर एंड अदर फोर्सेस कैरी एंड डिपोजिट दीज सेडिमेंट्स। विंड होता है, वाटर होता है, और अदर फोर्सेस जो होता है वो कैरी करता है और डिपोजिट करता है इस सेडिमेंट को। समय के साथ दे लूज सेडिमेंट्स बिकम कॉम्पैक्टेड एंड हार्डेंड। और समय के साथ क्या होता है कि अपना सेडिमेंट पूरा लूज करेगा, कम्पैक्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और उससे लेयर ऑफ रॉक्स बनेगा विच आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। एक एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक का है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक which is made from grains of sand. The red fort is made of red sandstone. रेड फोर्ट जो है रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन आल्सो प्रिजर्व फॉसिल्स ऑफ एनिमल, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी याद रखिएगा, कैन आल्सो प्रिजर्व फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यूज्ड टू लिव ऑन देम। Fossils, the remains of the dead plant and animal trapped in the layer of rocks are called fossils. Fossils क्या है, the remains of the dead plant and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. Fossils क्या है, the remains of the dead plant and animal trapped in the layer of rocks are called as fossils. अब आ जाओ मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक बोल रहा है ना कि ग्रीक वर्ड से इसका लेना देना है, उसका मतलब है मेटामॉर्फोज, मतलब चेंज, एकदम बदल जाना। वेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर एक्सपोज टू हाई हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एक्सपोज होता है हाई हीट एंड प्रेशर में, दे ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। चेंज होकर क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। एग्जाम्पल, क्ले कैन चेंज इनटू टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कॉल्ड स्लेट। क्ले जो है, क्ले कैन चेंज इनटू ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक, क्ले बदलेगा स्लेट में। limestone can transform into another metamorphic rock known as marble। ठीक, क्ले क्या बनेगा, क्ले बनेगा तो क्ले स्लेट हो जाएगा, और लाइमस्टोन क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। इसी याद रखिएगा। ताजमहल जो है वाइट मार्बल का बना हुआ है। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल एक्सप्लेन्स हाउ वन टाइप ऑफ रॉक कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर इन ए रिपीटिंग प्रोसेस। तो हमको रॉक साइकिल में ही जानने को मिलता है कि एक रॉक दूसरे रॉक में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा।
It demonstrates how rocks can change from one type to another in a continuous loop involving processes such as cooling, erosion, heat, pressure and melting. There are three main types of rocks, जैसे igneous हो गया, sedimentary हो गया और metamorphic हो गया. फॉर्मेशन ऑफ igneous रॉक्स, हाँ तीन ही मेन टाइप का है ना, igneous, sedimentary और मेटामॉर्फिक. ठीक. फॉर्मेशन ऑफ igneous रॉक कैसे बनेगा? व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन इट solidifies एंड बिकम्स igneous रॉक. सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक क्या है? तो igneous रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू ए स्मॉल पार्टिकल. जब igneous रॉक हम लोग पढ़े ना कि एक अंदर एक बाहर कूल डाउन जो होता है मैग्मा, तो क्या बन जाता है? igneous. अब जो बाहर आया है तो ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा फॉर्म में है, वो तो एकदम बड़ा है, लंबा है, मोल्टेन जैसे गिरता है लावा और फिर वो सॉलिड बन जाता है. फिर क्या होता है कि igneous रॉक जो है वो सेडिमेंट्री कैसे बनता है ये बताया जा रहा है. ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट. जब उस पर हवा, पानी सब गिरता है तो छोटा छोटा सेडिमेंट में जो है टूट जाता है. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड. फिर अब उस सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिपॉजिट होता है और इवेंचुअली फॉर्म करता है सेडिमेंट्री रॉक. फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक अब कैसे बनेगा? तो igneous और सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर जब उस पर लगेगा तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में. मेल्टिंग इनटू मैग्मा. मेटामॉर्फिक रॉक अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर. अब देखो, अब क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जो मतलब चेंज होके बना, igneous पढ़ लिए, सेडिमेंट्री पढ़ लिए, मेटामॉर्फिक भी पढ़ लिए. मेटामॉर्फिक तब बनेगा जब igneous और सेडिमेंट्री जो है हीट और प्रेशर पूरा उस पर पड़ेगा तो पूरे तरह से वो ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फिक बनेगा. अब जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक पे जब इंटेंस हीट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो दे में मेल्ट एंड बिकम मोल्टेन मैग्मा अगेन. और फिर से वो क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा, मोल्टेन मैग्मा. सॉलिडिफिकेशन इनटू igneous रॉक. दिज मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन और फिर सॉलिडिफाई होगा और वंस अगेन बिकम igneous रॉक. और जो हम लोग पढ़े थे कि मैग्मा जो है निकलता है, कोई ज़मीन के बाहर मैग्मा गिरता है, कोई अंदर गिरता है, और जब वो सॉलिड हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है तो igneous बनता है. तो ये चक्र हम लोग ने पढ़ लिया. मिनरल्स क्या है? तो रॉक कंसिस्ट ऑफ वेरियस मिनरल्स. जो रॉक्स होता है, पत्थर जो होता है, उसमें बहुत सारा मिनरल होता है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस विद स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशंस. ठीक ना. मिनरल्स प्ले क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ. सम मिनरल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम सर्व एज फ्यूल्स. कुछ मिनरल जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया, वो जो है इतना क्रूशियल है कि हमको एज ए फ्यूल यूज हम लोग करते हैं उस मिनरल को. यानी कि नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम सब क्या है? सब मिनरल है. और ये मिनरल होता कहाँ है? तो ये रॉक्स में होता है. रॉक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस मिनरल्स. इंडस्ट्रीज यूटिलाइज मिनरल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम. तो इंडस्ट्री आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम यूज करती है. मिनरल्स फाइंड एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, फर्टिलाइजर एंड अदर एरियाज. ठीक. पॉइंट्स टू रिमेंबर. द क्रस्ट forms only 1% of the volume of the earth. 84% consist of the mantle and 15% makes the core. क्रस्ट कितना होता है? मात्र 1%. दिमाग में घुसा. वॉल्यूम ऑफ अर्थ अगर देखेंगे तो क्रस्ट 1% है. 84% क्या है? मेंटल. और 15% क्या है? 15% है कोर. द रेडियस ऑफ द अर्थ 6371 किलोमीटर. रेडियस अर्थ का क्या है? 6371. डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप. बाप रे. इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. डीपेस्ट माइन में कोयला मिलता है, माइनिंग वैसे किया जाता है. होल इसमें होता है ना, ये होल है. होल 6 किलोमीटर का ये होल है. होल और माइन में अंतर है. माइन लार्जर एरिया में होता है, होल छेद को बोलते हैं. तो 6 किलोमीटर होल है. और माइन जो है, डीपेस्ट माइन अगर बोलेगा तो 4 किलोमीटर का. टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ
which is not possible. You will have to dig a hole 6000 किलोमीटर डीप इन द ओशियन फ्लोर. ठीक. अब आ जाइए क्वेश्चन में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. क्या कोई डाउट है क्या? नहीं, गलत हो गया. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. ये तो सही होगा. द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज सिलिका एंड एल्यूमिना. ये गलत हो गया. देखो पहले तो इसको गलत करो कि डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका. ये क्यों गलत हुआ है? इसलिए गलत हुआ ना कि डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका, अभी हम लोग पढ़े ना कि साउथ अमेरिका में नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में है. तो गलत हो गया. दूसरा हमको लगता है कि सही है. तीसरा, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एंड सिलिका एंड एल्यूमिना. ठीक, तो ये गलत हो जाएगा. सियाल कहाँ था? क्रस्ट पे था ना, ये ओशियनिक फ्लोर पे थोड़ी था, क्रस्ट पे था ये. तो ये भी गलत. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर विच फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम. सीधे गलत हो गया. 1% क्या था? 1% था क्रस्ट. मेंटल हमको लगता है कि 84% था और कोर था 15%. ठीक, तो गलत हो गया यहाँ से. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर की बोल रहा है 1%, उल्टा बोल रही क्रस्ट होना चाहिए. ठीक, तो इसमें मात्र यही सही है कि द अपर मोस्ट लेयर ओवर द सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. अब देखो यहाँ दिया है डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. साउथ अमेरिका दिए हुए था. उसका नाम है पोंगेंग गोल्ड माइन, गौटेंग प्रोविंस में है. पोंगेंग गोल्ड माइन गौटेंग प्रोविंस में, विच गोज डाउन 3.9 किलोमीटर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इन सर्च फॉर वाइल इंजीनियर्स हैव डग अ होल 6 किलोमीटर. वही है. क्रस्ट देखो, क्रस्ट जो है 1% होता है वॉल्यूम का, 84% होता है मेंटल, 15% होता है कोर. चलिए, द मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर सिलिका एंड एल्युमिनियम. देखो ओशियनिक क्रस्ट अगर बोलता है ना तो इसमें सीमा आ जाता. सियाल के पास सीमा आता है ना, ये सियाल दे दिया था तो गलत हो गया, सीमा होगा. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल विच आर नेचुरली अकरिंग सबस्टांस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. ठीक, तो ये क्या हो गया? सही हो गया. रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल. रॉक जो है अलग अलग मिनरल का बना हुआ होता है. विच आर नेचुरली अकरिंग सबस्टांस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज. सही है. दूसरा है कि द इग्नियस रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक. बना दिया ना बेवकूफ़. इग्नियस रॉक जो है पहले सेडिमेंट्री बनेगा ना, और सेडिमेंट्री पे जब हीट एंड प्रेशर लगेगा तब जाकर वो मेटामॉर्फिक बनेगा. ये एक स्टेप को गायब कर दिया. और फिर क्या बोलता है कि वाइल मेटामॉर्फिक रॉक कैन नॉट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू, तो मतलब पूरा का पूरा ही गलती है. ठीक, तो इसमें 1 ओनली सही हो जाएगा. अब आ जाइए चैप्टर 3 में. चैप्टर 3 का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ. चैप्टर 3 का क्या नाम है? आवर चेंजिंग अर्थ. चैप्टर 3 है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ. द लिथोस्फेयर. द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. These plates move around very slowly. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. Earth movements. The movement of these plates cause changes on the surface of the earth. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic force. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic force, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic force. तो अर्थ मूवमेंट दो टाइप में बटा हुआ है, एक है इंडोजेनिक और एक है
एक्सोजेनिक फोर्स। चलिए, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ना। इंडोजेनिक में क्या है, तो इंडोजेनिक सडन फोर्स है और डायस्ट्रोपिक फोर्स में फिर डिवाइडेड है। सडन फोर्स में आ गया अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। डायस्ट्रोपिक फोर्स में आ गया बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक का एक ही टाइप है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर का जो फॉर्मेशन होता है उसके वजह से होता है। इवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म। इंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। Sudden movement like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth। ठीक, यहाँ देखिए क्रेटर है, इवेंट हो गया, लावा, गैस एंड एस, क्रस्ट, मेंटल, मैग्मा चैम्बर। तो इंडोजेनिक फोर्स क्या करता है, समटाइम सडन मूवमेंट देता है। अभी हम लोग पढ़े ना इंडोजेनिक में सडन मूवमेंट, उसकी वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक होगा, वोल्केनो होगा। अब है वोल्केनो। ए वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। ठीक, अर्थक्वेक। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। These vibrations are called earthquakes. The places in the crust where the movement starts, crust पे जहाँ पे जिस प्लेस पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे फोकस। The place on the surface above the focus is called epicenter। ठीक, जहाँ शुरू होगा उसको फोकस बोलेंगे, और फोकस के जस्ट ऊपर जो एकदम अर्थ के पास जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एपीसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स, वेव्स के फॉर्म में बाहर आता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक का जो वेव है वो 3 प्रकार का होगा। PSL क्या है, PSL कैसे याद रहेगा, PSL याद रखिएगा। PSL वेव, P क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, S वेव है ट्रांसवर्स, और L जो है सरफेस वेव्स। P को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलेंगे, S को ट्रांसवर्स वेव्स। और तो P क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, S वेव्स हो जाएगा ट्रांसवर्स, और L क्या हो जाएगा, सरफेस वेव्स। प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फोकस यहाँ है, फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। ये हो गया आपका फोकस, और इसके जस्ट ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे होगा वही होगा एपीसेंटर। ठीक, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। देख लीजिए भाई, अर्थक्वेक जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज, इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है जब हम लोग बिफोर इन हैंड हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे तब। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडप्टेड लोकली बाई पीपुल इंक्लूड, और जो लोकल आदमी कैसे उसको समझता है भाई, तो एनिमल बिहेवियर, मछली, फिश इन द पॉन्ड गेट्स एजिटेटेड and the snakes come to the surface। मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म में क्या है भाई, तो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वोर्न अवे बाई 2 प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो हमारा सतह है, ज़मीन का जो सतह है वह कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वोर्न अवे हो रहा है, यानी कि पुराना हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है 2 वजह से। एक है वेदरिंग और एक है इरोजन। क्या क्या है, एक है वेदरिंग और एक है इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स
लाइक वाटर, विंड एंड आइस। ठीक, तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे रॉक है वो जो ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकिंग अप हो रहा है, उसको हम लोग वेदरिंग करेंगे। और इरोजन क्या होगा? तो इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। रॉक अगर ब्रेक हो रहा है, रॉक्स जो टूट रहा है, तो वेदरिंग होगा। और लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप का मतलब पूरा वो जो स्थल है वो अगर पुराना हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, तो इरोजन कहलाएगा। और किसके वजह से हो रहा है इरोजन? वाटर, विंड और आइस की वजह से। ठीक, द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड, मतलब तोड़ भी रहा है और इसको लेके भी जा रहा है बहा के, एंड इवेंचुअली क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिटेड। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म। और इस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाएगा? अलग अलग लैंडफॉर्म पर जाना है, मतलब बन जा रहा है अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। लैंड फॉर्म्स फाउंड बाई रिवर। अब देखो कि जो नदियाँ हैं वो क्या क्या बनाती हैं? लैंड फॉर्म, किस तरह का स्थल बनाती हैं? द रनिंग वाटर इन द रिवर, जो पानी बह रहा है वो भी क्या करता है? लैंडस्केप को इरोड करता है, उसको रगड़ता है, तोड़ता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट ए स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स वाटरफॉल। मतलब एकदम सीधे जो गिरेगा स्टीप एंगल पे तो वाटरफॉल बनेगा। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, जैसे ही रिवर प्लेन में जाएगा ये ट्विस्ट लेगा, टर्न लेगा, इधर उधर मुड़ेगा, फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, उसको देखो क्या बोलते हैं? मीएंडर्स। तो मीएंडर्स इसको बोलेंगे। उस लैंड फॉर्म का बात हो रहा है। लार्ज बेंड जो बना दे रहा है ना, जो मतलब घुमावदार जो रास्ता जो बनाते जा रहा है, उसको मीएंडर्स बोलेंगे। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन द साइड ऑफ द मीएंडर, द एंड ऑफ द मीएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। लेकिन कंटिन्यूअस इरोजन के वजह से डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मीएंडर, और उसका मीएंडर क्या होता है? धीरे धीरे उसके साइड से जो मिट्टी है वो गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। द एंड ऑफ द मीएंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीएंडर लूप कट्स ऑफ, और एक समय के बाद मीएंडर लूप जो है कट जाएगा फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स कट ऑफ लेक। ठीक ना, कटते कटते क्या होगा? वो एकदम अलग हो जाएगा मीएंडर और एक कट ऑफ लेक बना लेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, मतलब एकदम अलग लेक बन जाएगा, हटते 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 जो है, जैसे पानी जब जाएगा किसी भी लैंडस्केप में तो तिरछा जाएगा, सीधा जाएगा, तिरछा जाएगा, उसे करते करते क्या हो जाएगा? लैंडफॉर्म बन जाएगा, मीएंडर। लेकिन ऐसे ऐसे तो उसका बहुत रास्ता है ना, तो फिर धीरे धीरे मीएंडर जो है, अगर उसमें पानी धीरे धीरे जाते जाते वो एक अलग ऑक्सबो लेक बन जाएगा। अब इससे क्या होगा? एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। एज इट फ्लड्स, it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its bank। तो जब फ्लड लेके आएगा तो अपने साथ साथ फाइन सॉइल भी लेके जाएगा, जिसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इसे क्या बनेगा? इसे क्या बनेगा? दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। फर्टाइल जो है उसको, मिट्टी को भी तो लेके गया फ्लड में, तो फर्टाइल बन जाएगा फ्लड प्लेन। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। जो रेस्ड बैंक है उसको क्या बोलते हैं? लेवीज बोलते हैं। एज द ठीक, तो एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही रिवर किसको अप्रोच करेगा? सी को। द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे ही रिवर जाएगा सी के पास, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, और रिवर क्या होगा? रिवर बिगिंस टू ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड
डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएगा। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपोजिट इट्स लोड। ठीक ना, रिवर जो है इतना स्लो हो जाता है कि इट बिगेंस टू डिपोजिट इट्स लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ। हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो अपना एक ऑन माउथ बनाएगा। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए डेल्टा। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स ऑन माउथ और द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। अब देखिए सी वेव जो है वो भी बहुत सारा बनाता है लैंडफॉर्म। क्या क्या बनाएगा, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल। कोस्ट के पास जितना भी हम लोग लैंडफॉर्म देखे हैं वो कौन किसका बनाया हुआ है, सब सी वेव का बनाया हुआ है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves। ठीक, तो रॉक से टकराते टकराते जो वेव जब टकराएगा तो क्या बना देगा, सी केव बना देगा। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर, जैसे ही ये कैविटीज क्या होगा, धीरे धीरे बिगर होगा। ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, सिर्फ रूफ बचेगा। 10 फॉर्मिंग सी आर्च, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सी आर्चेज। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वाल्स आर लेफ्ट। अच्छा, फिर रूफ भी ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ वाल्स बचेगा, तो अब उसको क्या बोलेंगे, स्टैक्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water, उसको क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। स्टैक क्या हुआ, स्टैक हो जाएगा दीज वाल लाइक फीचर्स। अच्छा, जब सब खत्म हो जाएगा तो जो ऐसे रहेगा उसको स्टैक बोलेंगे। फिर सी क्लिफ, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, सी क्लिफ हो जाएगा। The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. तो बीच कैसे बनता है, बीच तब बनेगा जब सी वेव क्या करेगा, सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगा along the shores। अब है हमारा आइस, इससे भी लैंडफॉर्म बनता है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर क्या है, रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, रिवर्स ऑफ आइस। विच इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स to expose the solid rock below। ठीक, तो ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस है। ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो देयर। ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर जो है कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। तो ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो देयर एज द आइस मेल्ट्स, जैसे ही आइस मेल्ट होगा। दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। जैसे ही आइस मेल्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर, उसमें पानी भर जाएगा, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, झरना बनेगा इन द माउंटेन्स। द मटेरियल कैरिड बाई द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड। These deposit form glacial moraines। ठीक ना, जो छोटा बड़ा जो रॉक था, जो सैंड था, सिल्ट था, सब क्या होगा, डिपॉजिट होते होते क्या बनाएगा, ग्लेशियल मोरेन्स। अब विंड के देख लो, विंड क्या क्या बनाएगा।
तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में जो है विंड है। इन डेजर्ट रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम आर कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ठीक। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, जो नीचे वाला सेक्शन उसको ज़्यादा करता है इरोड अपर वाले पार्ट से। Therefore, such rocks have narrower bases and wider tops. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब विंड ब्लो करता है तो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब वह ब्लो करना रुक जाता है, द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ठीक। जब बहना जो है वो बंद हो जाएगा, विंड व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स, सैंड जो गिर जाता है और डिपोजिट कहाँ हो जाता है, लो हिल पे लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या बना रहा है, सैंड ड्यून। और अगर उसको लॉन्ग डिस्टेंस लेके जाएगा, व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरियाज, तब उसको बोलेंगे लोइज। क्या बोलेंगे, लोइज। ठीक ना, लोइज बोलेंगे। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ लोइज आर फाउंड इन चाइना। चलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सेवरल लार्ज सम स्मॉल रिजिड कुछ इरेगुलरली शेप्ड प्लेट होता है, स्लैब विच कैन कैरी कंटिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर। देर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाइएस्ट वाटरफॉल कहाँ है, एंजिल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। हाइएस्ट वाटरफॉल एंजिल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, कहाँ, साउथ अमेरिका में। द अदर वाटरफॉल्स आर नाइजीरिया, नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है। नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया, अच्छा ये कनाडा, यूएस और नॉर्थ अमेरिका तीनों के बॉर्डर पे है नियाग्रा। तो नॉर्थ अमेरिका में ही तीनों आता है ना, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। मैक्सिको भी आता है, हम ये बता रहे हैं। जैसे कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है नियाग्रा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बोलेगा कि कितना कंट्री आता है, तो 3, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है नियाग्रा। फिर है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे विक्टोरिया फॉल। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। ए अर्थक्वेक ऑफ 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5 can cause damage from things falling. A 6 or higher magnitude is considered very strong and 7 is classified as the major earthquake. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है ना कि द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। सही है क्या, सही है। लिथोस्फेरिक प्लेट मूव बिकॉज ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। लिथोस्फेरिक प्लेट तब घूमता है या इसलिए घूमता है क्योंकि अंदर मोल्टेन मैग्मा जो है वो घूम रहा है। सही है कि गलत है, सही है। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट काउज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सही है कि गलत है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है ना कि अर्थक्वेक, मतलब इसमें बताना है कि फॉल्स कौन है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज आर काउज्ड ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ। दिमाग पे जोर डालिए, पढ़े थे हम लोग ना कि एकदम सही हो जाएगा ये। इंडोजेनिक, इंडो
तो इंडोजेनिक क्या हो जाएगा, इंडोजेनिक से होगा वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा। ठीक, दूसरा है कि ईपी सेंटर इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ईपी सेंटर इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोई डाउट? ईपी सेंटर क्या है, ये तो 100% गलत होगा। ईपी सेंटर नहीं, फोकस होना चाहिए था ना, फोकस होना चाहिए था, और फोकस के ऊपर होता है ईपी सेंटर। ठीक, तो फोकस के ऊपर रहता है तो गलत हो गया। 3 नंबर है ना कि द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द ईपी सेंटर, एकदम सही। ईपी सेंटर से जितना दूर जाएगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगा अर्थक्वेक का वो डिक्रीज करेगा। चौथा करा कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द फोकस, फिर वही गलती कर दिया। हाँ, ईपी सेंटर का होना चाहिए था, उल्टा कर दिया। मतलब कि 2 और 4 को अगर उल्टा कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा, 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ ईपी सेंटर के जगह पर अगर फोकस कर देता तो फोकस इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी ड्यूरिंग अर्थक्वेक, सही हो जाता है। लेकिन यहाँ ईपी सेंटर कर दिया, ईपी सेंटर ओरिजिन नहीं होता है, गलत। ड्यूरिंग अर्थक्वेक द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द फोकस, गलत। इसके जगह पे ईपी सेंटर आता तो सही होता। तो क्या बोल रहा है, कौन इसमें से नॉट करेक्ट है, तो कौन हो जाएगा, 2 और 4 बाकी। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 में। हमारा चैप्टर 4 है एयर, यानी कि हवा। चैप्टर 4 क्या है, एयर है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। जो हम लोग हवा अंदर लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर देख लीजिए। डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर क्या है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, सबसे ज़्यादा हमारे एयर में क्या है, नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट, बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पढ़ लो, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो ये जो प्लांट है उसको मिलता कैसे भाई, क्योंकि नाइट्रोजन उसको चाहिए भी और वो डायरेक्टली ले भी नहीं सकता है, तो उसके लिए आते हैं हमारे सीन में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। सबसे ऊपर कौन है, नाइट्रोजन। फर्स्ट पे कौन है, नाइट्रोजन। सेकेंड पे कौन है, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज, अगर हम ट्री काटेंगे देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्बेड, दी बैलेंस खराब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ठीक है, क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट, क्योंकि ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। खाना खाएगा ना, तो खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल रिलीज, इंसान और एनिमल जो है रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाई द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, एनिमल जो छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाई द प्लांट विच मेक्स ए परफेक्ट बैलेंस। देखो कितना परफेक्ट है सब कुछ। हाउएवर द बैलेंस जो है अपसेट हो जाता है बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज affecting the earth weather and climate। तो इससे क्या हो रहा है, एज द रिजल्ट जो इंक्रीज्ड है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है।
स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। टोटल कितना लेयर है? 5 लेयर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस। तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, मेसोस्फेयर आ जाएगा, थर्मोस्फेयर आ जाएगा और एक्सोस्फेयर आ जाएगा। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो। ठीक, तो सबसे ऊपर ट्रोपो रहेगा, फिर आएगा स्ट्रेटो, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो, फिर बीच में आ जाएगा मेसो, फिर उसके ऊपर आ जाएगा थर्मो और फिर आ जाएगा सबसे बाहर में एक्सो। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या है? व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर का कितना है? 13 किलोमीटर है एवरेज हाइट। देयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं वो कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना, ऑल द वेदर फिनोमेना जैसे क्या हो गया? रेनफॉल, रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, सारा कहाँ होगा? इसी लेयर में होगा, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। ठीक, ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होगा? रेनफॉल इसका 13 किलोमीटर इसका होगा, जो इसका लेंथ होगा। हाइट, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। जो हवा हम लोग लेते हैं वो भी कहाँ मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म सब कुछ कहाँ होगा? ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। अब आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसका जो एक्सटेंशन है 50 किलोमीटर तक है हाइट में। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई क्लाउड नहीं है। फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। कोई वेदर फिनोमेना स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं हो रहा है, कोई क्लाउड व्लाउड नहीं है। 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर वहाँ कुछ नहीं है। मेकिंग कंडीशन, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में क्या उड़ेगा? प्लेन, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ क्लाउड वगैरह कुछ नहीं है। मेकिंग, तो क्या हो जाएगा? मेकिंग कंडीशन आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। तो एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेगा। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? कि दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन गैस होता है। अब ये मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर क्या है? तो अब बीच वाला लेयर आ गया, ट्रोपो, स्ट्रेटो, इसके बाद मेसो, बीच वाला। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर ही रहेगा। इसका हाइट है 80 किलोमीटर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। समझ गए? अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर इसका हाइट होता नहीं, अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब कि पहले 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, इसके बाद जो बोला ना कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर था, तो 50 किलोमीटर 13 के बाद नहीं है, नीचे से, मतलब 13 के बाद जोड़ लो, 50 में कितना डिफरेंस? 13 7 30 37 किलोमीटर उसका हाइट हुआ। मेसोस्फेयर का क्या हुआ? वो 80 किलोमीटर तक रहेगा मेसोस्फेयर। अब देखो मेसोस्फेयर में क्या है ना कि मेसोस्फेयर में एम याद रखना, एम याद रखना, मेसो और मेटेराइट। मेसोस्फेयर में क्या? मेटेराइट बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम स्पेस। फिर आएगा थर्मोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। बहुत तेज़ी से टेम्परेचर राइज करेगा विथ इंक्रीजिंग हाइट। आयोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ठीक, thermosphere, in the thermosphere temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 किलोमीटर। आयनोस्फेयर भी थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back
टू द अर्थ बाई दिस लेयर। फिर है आपका एग्जोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, जो सबसे बाहर है उसको क्या बोलेंगे, एग्जोस्फेयर बोलेंगे। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। ठीक, जो लाइट गैस है लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, वो जो स्पेस में जाएगा यहीं से जाएगा, ठीक ना। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, इट चेंजेस ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। इसीलिए वेदर को बोला जाता है कि इन्वायरमेंट का जो मूड स्विंग होता है ना, उसको हम लोग वेदर बोलेंगे, क्योंकि क्या है, आवरली बेसिस पे है, डे टू डे बेसिस पे है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उस जगह के क्लाइमेट को। अगर लंबा हुआ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अब आ जाइए टेम्परेचर में, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको कल से किया जाएगा।